तो क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो अधिकारों की बात है वो विपक्ष भी नहीं उठा रहा और पक्ष भी नहीं उठा रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार भी सब चीज़ हो रही है आज के टाइम में जो कि तो है। मगर जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त इस बात को ले गए है कि विपक्ष भी नहीं उनकी बात उठा रहा। डिसाइड करिए वेदर यू वांट टू डिस्कस ऑन नेशनल इश्यूज और लोकल इश्यूज, रुड़की और सराउंडिंग एरियाज। आप डिसाइड करिए ना, हम जवाब देंगे। अगर नगर निगम में आप वोट चोरी का आरोप लगा रही, आरोप नहीं लगा रहे, हमारे पास प्रूफ है। हमारे हमारे जो हमने सवाल किया, मगर जहां कांग्रेस जीत रही वहां पे, जैसा मतलब कि अगर कलियर की बात करें, भगवानपुर की बात करें, झबरेड़ा की बात करें, मंगलोर की मैं बात रुड़की का अध्यक्ष हूँ। मैंने रुड़की में वो लगाई, क्या नाम, सूचना के अधिकार में। अच्छा, नेता थी, उन्होंने मोदी तेरी कबर खुदेगी इस प्रकार का एक नारा लगाया, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ और संसद के अंदर भी उस पर सवाल खड़े किए गए कि भाई ये जो है वो मोदी की कबर खोदना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इस पर क्या कहूँगे आप? वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर के दी गई। इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने कई सारे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस मुद्दे को लेके, और बिहार का चुनाव भी लड़ा इस मुद्दे को लेकर। मगर बिहार में कहीं ना कहीं वो चुनाव जो है वो बहुत पीछे चली गई कांग्रेस पार्टी और हार गई वहाँ पे एक तरह से। जी, यहाँ पे आपने अभी एक बात बताई कि कुछ नीतियाँ जो है वो कांग्रेस की, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। बजरंग दल होगा, विश्व हिंदू परिषद होगा, हिंदू जागरण मंच होगा और कई हिंदूवादी संगठन जो है वो पूरा का पूरा संगठन जो है वो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस कमज़ोर नज़र आती है उन संगठन के आगे। आपने अभी बताया दोनों की वोट जोड़कर 20 से ज़्यादा है, तो अब की बार क्या पूजा गुप्ता जी को आप दोबारा से विधानसभा का टिकट देगी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी? पाल राणा भी कांग्रेस से थे, पूजा गुप्ता जी भी कांग्रेस से थी, तो आपस में आप उन्हें मतलब कि एक मंच पर नहीं लेके आ पाए और ये कहीं ना कहीं विफलता रही कांग्रेस पार्टी की। विधायक थे प्रदीप बत्रा जी जो कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए थे, मगर फिर बीच में ऐसा हुआ कि वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए और वहाँ से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है रुड़की को दोबारा से जीत नहीं पाई। जैसे कलियर विधानसभा भी आज कांग्रेस के पास है, भगवानपुर भी कांग्रेस के पास है, झबरेड़ा विधानसभा भी कांग्रेस के पास है और मंगलोर भी कांग्रेस के पास है। और ये रुड़की में भी क्या अब की बार कांग्रेस को विजय कराए पाएंगे? और जो अन्य सीट यहाँ पे कांग्रेस की जो नहीं आ पाई उन पे भी कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा देता हूँ। श्रीमान राजेंद्र चौधरी जी जो रुड़की महानगर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। आपके चैनल अपडेट के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो पार्टी में एक अभी हमने देखा कुछ सालों से आपने एक अपनी जगह बनाई, एक पहचान बनाई और आपका एक नाम है रुड़की के अंदर, कांग्रेस पार्टी में एक पहचान है। तो मैं थोड़ा आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा कि कब आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और क्या क्या आपने इसमें अभी तक काम किए? मैंने सन 90 में पार्टी ज्वाइन की। अच्छा। NSUI के एक कार्यकर्ता के रूप में। अच्छा, और विद्यार्थी जीवन में? जी, मैं कॉलेज में पढ़ता था और तब से लेके आज तक मैं कांग्रेस में हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहा। युवक कांग्रेस में, मेन कांग्रेस में, फिर नगर कांग्रेस कमेटी में, जिला कांग्रेस कमेटी में, फिर मैं PCC में मेंबर के रूप में रहा। मैं डिमोनेटाइजेशन कमेटी का चेयरमैन रहा उत्तराखंड। स्टेट में मैं जनरल सेक्रेटरी, अभी नई कमेटी नहीं बनी तो AICC अप्रूव्ड जनरल सेक्रेटरी रहा अभी हूँ। अभी पिछले 3 वर्षों से मुझे जिलाध्यक्ष महानगर के रूप में पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और मैं हमेशा से ये प्रयास करता हूँ कि जो विचारधारा गांधी, नेहरू और जो इस देश की आत्मा है उसे लोग समझें। जो थोड़े अभी हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान, भारतीय सभ्यता, भारतीय कल्चर, संस्कृति वो एकता में अनेकता को लेकर है। तो उसे समझें, उसे सार्थक बनाएं और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। सर,
अभी जो है आपकी पार्टी में यहाँ पे पहले जो रुड़की की अगर हम बात करें, रुड़की के जी। विधायक थे प्रदीप बत्रा जी, जो कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए थे। मगर फिर बीच में ऐसा हुआ कि वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए और वहाँ से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है रुड़की को दोबारा से जीत नहीं पाई, इसका क्या कारण है? और जब कांग्रेस ने, क्योंकि पहले एक विधायक जो सुरेश चंद्र जैन जी थे उन्हें हराया था यहाँ से, तो क्या अब की बार 27 में जो चुनाव होंगे, अब की बार कुछ पलटवार हो सकता है? हाँ, प्रदीप भाई को हम ही लोग लाए थे कांग्रेस में 2011 में, और अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। तमाम लोग उनके साथ एकजुट होकर रहे, वो जीते। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद जैन साहब भी लड़े। इस बार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि रुड़की में कांग्रेस का एमएलए बने। उसका कारण भी है, बनने की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इस समय जो राज्य की सरकार है, जो हमारे यहाँ सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, और जो हमारे मेयर हैं, पार्षद हैं, वो सब लोग जनहित के कार्यों से हट गए। सब लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार में, धन कमाने में, बाय एनी मीन्स उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना रह गया और जन सुनवाई नहीं है। देखो, रुड़की की बहुत सारी समस्याएं जो हैं, ज्वलंत समस्याएं। हमारे यहाँ जल भराव की बड़ी भारी समस्या है। 40 महीने के करीब हो गए, शायद 39 महीने सोलानी नदी का पुल नहीं बना। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पुअर है, जो कि सीधे सीधे जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। इन सब हालातों में रुड़की की जो जनता है वो त्रस्त है और वो यहाँ बदलाव चाहती है। हम प्रयास करेंगे, हमारा सार्थक प्रयास है कि रुड़की में कांग्रेस का विधायक बने और जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनमें वो सुधार करें। सर, अभी यहाँ पे नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसके मेयर के, उसमें टिकट दिया गया था पूजा गुप्ता जी को, और शुरू में उनकी काफ़ी बढ़त भी देखी गई थी और लग भी रहा था कि कांग्रेस पार्टी से पूजा गुप्ता जी अब की बार जीत जाएंगी, मगर वो ऐसे करते करते तीसरे नंबर पर चली गई। मगर उसके बावजूद भी अभी अगर हम क्रेज की बात करें तो रुड़की की जनता को इस बात का काफ़ी अफसोस है कि हमने पूजा गुप्ता जी को हराया। तो मेरा सवाल ये है कि 2027 में जो विधायक के चुनाव होंगे, क्या उन्हें आप प्रत्याशी बनाओगे आने वाले टाइम में? देखो, ये बात आपकी सही है। पूजा गुप्ता जो है, जितने भी कैंडिडेट थे उनमें सबसे यंग भी थी हैं, और उन्होंने एक विजन के साथ जो है अपनी बात रखी। लेकिन पोलराइजेशन जब होता है, सरकारी अमले का दुरुपयोग हुआ, कई बूथों पे जो है 3 बजे के बाद वोट नहीं डालने दी गई, ऐसे बहुत से कारण हुए जिसमें हम हारे। लेकिन अगर आप गैर भाजपाई वोटों को जोड़ें तो हम भाजपा से बहुत आगे हैं। भाई यशपाल राणा जो हैं वो भी कांग्रेस के ही विद्रोही थे। अगर उनकी और पूजा गुप्ता की वोटों को हम जोड़ लें तो हम भाजपा से बहुत ज़्यादा हैं। आपने अभी बताया दोनों की वोट जोड़कर 20 से ज़्यादा है, तो अब की बार क्या पूजा गुप्ता जी को आप दोबारा से विधानसभा का टिकट देगी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी? ये तो निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है, और अगर पूजा गुप्ता टिकट का आवेदन करेंगी तो हाईकमान विचार विमर्श करेगा, क्यों नहीं करेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यशपाल राणा भी कांग्रेस से थे, पूजा गुप्ता जी भी कांग्रेस से थी, तो आपस में आप उन्हें मतलब कि एक मंच पर नहीं लेके आ पाए, और ये कहीं ना कहीं विफलता रही कांग्रेस पार्टी की। हाँ, इसमें मैं मानता हूँ कि हम उन्हें एक साथ जोड़ने का हमने प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते। अच्छा। तो और अभी यशपाल राणा जी पार्टी में नहीं है, इसलिए उनके बारे में अभी व्यापक चर्चा करने की हम स्थिति में भी नहीं है। अगर वो आएंगे तो फिर पार्टी, एक्चुअली टिकट का जो निर्णय है वो पार्टी इंटरनल सर्वे करती है। टिकट का आधार जो है वो जीत होता है। अगर पार्टी इंटरनल सर्वे करेगी, हमसे राय लेगी, तो हम भी ये चाहेंगे कि रुड़की में कांग्रेस का कैंडिडेट जो भी हो वो जीते।
और हमने तो कभी व्यक्तिवादी सोच रखी नहीं, हमने तो हमेशा सिंबल की सोच रखी, क्योंकि ये आइडियोलॉजी का चुनाव होगा। जैसा रुड़की के अंदर अगर हम देखते हैं तो भाजपा का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूती इसकी साथ में काम करता है, और भाजपा के साथ में और अन्य संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल होगा, विश्व हिंदू परिषद होगा, हिंदू जागरण मंच होगा, और कई हिंदूवादी संगठन जो है वो पूरा का पूरा संगठन जो है वो सब एक तरह से सत्ता के लिए काम करते हैं। वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस कमज़ोर नज़र आती है उन संगठन के आगे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। हम पिछला चुनाव भी 2100 वोट से हारे, और जबकि उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, प्रशासनिक मशीनरी ने भी उनका सहयोग किया पिछले विधानसभा चुनाव में, और धनबल में वो बहुत ज़्यादा आगे हों। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस में थोड़ी छूट ज़्यादा है। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, और इसलिए उसमें सबको अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। भाजपा में तानाशाही है। लेकिन आने वाले दिनों में, अभी जब नव संगठन सृजन अभियान के बाद कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है, और कांग्रेस में थोड़ा डिसिप्लिन का हल्का सा अभाव है। अगर वो दूर हो जाए, और एक किसी बड़े कांग्रेस के नेता ने एक बार कहा था कि अगर कांग्रेस यूनाइट हो जाए तो इसे कोई नहीं हरा सकता। आज भी आप देख लो, जो भाजपा में 150 के करीब सांसद वो हैं जो कभी कांग्रेस में रहे। यहाँ तक कि जो हिंदू महासभा के संस्थापक थे हेडगेवार जी, वो भी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, सदस्य रहे। तो कांग्रेस एक जो है, कांग्रेस में सबसे बड़ी खूबी ये है कि कांग्रेस की प्राथमिकता जो है वो प्रत्येक वर्ग है। वो गरीब की, किसान की, पूंजीपति की, विद्यार्थी की, युवा की, महिला की, दलित की, सबकी बात को सुनता है, सबके लिए काम करता है। जो संघ पृष्ठभूमि की पार्टी है बीजेपी, और उसके जो संगठन है या जो सरकार है, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। उनकी प्रायोरिटी में आम आदमी नहीं है। ये फ़र्क है कांग्रेस में और भाजपा में। जी, यहाँ पे आपने अभी एक बात बताई कि कुछ नीतियाँ जो है वो कांग्रेस की, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, संगठनात्मक रूप से सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है। नीति तो देखो, कांग्रेस की एक बिल्कुल स्पष्ट जो है नीति है। कांग्रेस जो है वो एक सोच है, एक विचारधारा है जो देश की बेहतरी के लिए काम करती है। और देश की बेहतरी के लिए काम तभी हो सकता है जब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और गुजरात कच्छ से लेके, और मणिपुर मिज़ोरम तक एक भाव से, एक सूत्र में लोग जो है देश के विकास के लिए काम करें। अभी एक रैली, राहुल गांधी जी की रैली हुई दिल्ली के अंदर, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 14 तारीख की वो रैली थी, और वो रैली वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर के दी गई। इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने कई सारे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस मुद्दे को लेके, और बिहार का चुनाव भी लड़ा इस मुद्दे को लेके, मगर बिहार में कहीं ना कहीं वो चुनाव जो है वो बहुत पीछे चली गई कांग्रेस पार्टी, और हार गई वहाँ पे एक तरह से। तो फिर भी इस मुद्दे को लेकर के केंद्र में, दिल्ली में, राजधानी में, मतलब कि एक तरह से बड़ी रैली करी गई। तो इसके पीछे की क्या रणनीति है कांग्रेस की? दरअसल जो रैली हुई है और जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए हैं, उनका कहना यह है कि हार जीत एक अलग चीज़ है। अच्छा। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भारत के संविधान के अनुरूप और उसकी परिधि में जिनको विकसित किया गया, बनाया गया, वो आम आदमी के हितों के लिए बनाया गया। राहुल जी ने कहा, संसद में भी कहा, कि चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग है। ये मोदी जी का चुनाव आयोग नहीं है, बीजेपी का चुनाव आयोग नहीं है। जिस प्रकार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां बिहार में उड़ी, और जो 10,000 रुपये प्रति महिला के खाते में पैसा गया, और इलेक्शन की वोटिंग के दिन से एक दिन पहले तक गया, उस पर आपत्तियाँ आई। आपत्तियों पर जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने कोई काम नहीं किया। और ये चुनाव आयोग की आप देखो पॉलिसी कि जो आधार कार्ड है वो पासपोर्ट बनाने में मैंडेटरी है, ज़रूरी है, लेकिन आधार कार्ड को वोटर कार्ड में तब्दील नहीं कर रहे, उसे पहचान नहीं मान रहे। वोटर आईडी कार्ड को मूल निवास के लिए और पासपोर्ट के लिए एक पहचान के रूप में माना जाता है, लेकिन वही वोटर कार्ड जो है SIR में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में उसमें इंटरवीन भी किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन इस तरह के मुद्दे रहे,
और अभी जो SIR चल रहा है, एक्चुअली हर प्रतिवर्ष ASR होता है, एनुअल समरी रिपोर्ट। अब जब एनुअल समरी रिपोर्ट चल रही है तो फिर SIR की क्या जरूरत है? देश का संविधान ये कहता है, चुनाव आयोग एक व्यक्ति की एक जगह पर वोट होनी चाहिए 6 महीने की परिधि में, विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 6 months एक आदमी एक ही जगह वोट डाल सकता है। अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो उसके लिए उसे बाकायदा एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा। लेकिन सैकड़ों उदाहरण यहाँ आए, हमारे हरिद्वार से भी कुछ कार्यकर्ता गए जिन्होंने बिहार में वोट डाला। बहुत से देश भर के BJP के पदाधिकारी या मंत्री या सांसद जो हैं, उन्होंने पहले वोट दिल्ली में की, फिर बिहार में की, हरियाणा में की, बिहार में की। तो इस तरह से जो है, जो माहौल बन गया इलेक्शन का, उसके विरोध में रैली थी और वोट चोरी हुई है। इसके प्रमाण है, राहुल जी ने बाकायदा प्रमाण के साथ जो है दिखाया। लेकिन जो इन्होंने अभी संविधान में कुछ अमेंडमेंट ऐसे किए हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन भविष्य में राहुल जी ने कहा है 14 तारीख को कि भविष्य में जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसे लोगों के बारे में कुछ कदम उठाएंगे। मगर ये तो पहले UPA सरकार से ही हो रहा है काम तो, और ये आधार कार्ड को पहले से ही नहीं माना जा रहा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो आज मोदी सरकार में हुई, बल्कि जहाँ तक आंकड़ों की हम बात करें तो मोदी सरकार में आने के बाद में अभी जो है इन चीज़ों पे सुधार हो रहा। जो आपने अभी बात बताई कि एक जगह वोट होनी चाहिए, उस पर भी काम हो रहा। इलेक्शन कमीशन इस बातों को उठा के काम कर रहा उस पर भी। मगर ये तो उस समय से पहले से ही, मतलब कि इस तरह की पहले तो और भी ज़्यादा घपलाबाजी थी कि वोट लोगों को डालने नहीं दिया जाता था, पूरे के पूरे कैप्चर कर लिए जाते थे। और ये आरोप UPA सरकार पे भी लगता रहा कि उन्होंने पूरे के पूरे मतलब जो है वो वोट चोरी करके वो विधायक और मंत्री बने उनके, ऐसा उन पे भी आरोप लगता रहा पहले भी। UPA सरकार में आपका कहना है कि UPA में वोट चोरी होती थी, मतलब ऐसे आरोप आप कह रहे हैं या कोई और कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये तो मतलब जो आंकड़े नहीं, आपके पास कोई जो है सूचना के अधिकार में या कोई दस्तावेजी सबूत है? सर ये BJP वाले ये बोल रहे हैं इस प्रकार की बात, मैं बताता पहले से ही। मैं राम कुमार जी, मैंने 167 सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन दिलवाई कि रुड़की नगर निगम चुनाव में गली की गली उनके वोट काट दिए गए, चिन्हित करके। अच्छा। हमें ऐतराज़ इस बात का है कि आप वर्ग को, जाति को चिन्हित करके वोट क्यों काट रहे हैं? काटे गए, मेरा मानना है 10,000 से ज़्यादा वोट काटे गए। वार्ड नंबर 29 में 328 वोट काट दिए गए। हमारी जो वार्ड नंबर 8 है, इसमें सैकड़ों वोट कटे। क्यों? और एक व्यक्ति को 5 से अधिक मतों पे आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। आज तक 8 महीने हो गए, हमें सूचना के अधिकार में कोई सूचना नहीं दी गई। तो हम जो हैं, हम वैसी हवाई बात नहीं कर रहे। हम जो है जो बात कह रहे हैं वो कागज़ पे है, ऑन द रिकॉर्ड है, और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जबकि जवाब देने के बजाय हमारे ऊपर जो है कुछ लोगों ने, होता ही है लोकल में, प्रेशर बनाया गया कि साहब इसमें अधिकारियों के और बड़े नेताओं के निर्देश पे वोट कटिए, लेकिन मारे जाएंगे गरीब कर्मचारी। तो ये फ़र्क है। ये इस सरकार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपने एक भी सवाल ये नहीं पूछा कि जो सरकारी संस्थाएं कांग्रेस के समय बनी वो किन परिस्थितियों में और क्यों ज़्यादातर एक ही समूह को दी गई। आपने सवाल ही नहीं किया कि इंडिगो की फ्लाइट जो 5,000 थी वो 25,000 30,000 कैसे होगी। नहीं, अभी मेरा सवाल ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा राहुल गांधी जी ने दिया, मैं कह रहा कि जब UPA की सरकार थी उस समय वोट चोरी नहीं होती थी क्या? जब सरकार थी पहली, अगर मान लिया पिछली सरकार में चोरी हुई है तो इन्हें अधिकार मिल गया चोरी करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं।
हर सरकार ये चाहती है कि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। ये कांग्रेस की ही सरकार में 1950 में देश के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु उस समय 21 बरस से ज़्यादा थी, उसे वोट डालने का अधिकार मिला। अमीर को, गरीब को, पिछड़े को, दलित को, महिला को। और अमेरिका में 1960 में कभी आपने इस बारे में जो है सोचा? जैसा वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दे करके रैली हुई, मगर उस रैली के अंदर एक जो जयपुर की एक महिला कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने मोदी तेरी कबर खुदेगी इस प्रकार का एक नारा लगाया। उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ और संसद के अंदर भी उस पर सवाल खड़े किए गए कि भाई ये जो है वो मोदी की कबर खोदना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इस पर क्या कहोगे आप? उन्होंने मंच से कहा क्या ऐसा? ये तो सर मतलब वायरल हो रही उनकी वीडियो ना। मंच से भाषण में कहा? मंच से नहीं कहा, फिर ये तो एक मतलब कि वायरल वीडियो है, उसी वायरल वीडियो देखो, कांग्रेस का जो भी अधिकृत प्रवक्ता होगा जी जी। या पक्ष होगा, वो उसी बात के लिए जवाब दे सकता है जो मंच से कही गई हो। अच्छा। अब जनता में कौन आदमी क्या है, प्लांटेड है, आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, उसके बारे में हम क्या जवाब दे सकते हैं? और कांग्रेस किसी की कब्र नहीं खोदती। कांग्रेस तो विकास में, देश की बेहतरी में यकीन रखती है और हमेशा उसी के लिए काम किया। आप देखो, जो आरोप लगाते हैं 1947 से 1975 तक 28 साल लगातार कांग्रेस सरकार में रही, जिसमें से 2 साल अगर हम उन्हें छोड़ दें, लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो 26 बरस नेहरू गांधी परिवार रहा। फिर 80 से 89 तक 9 साल रहा। फिर 91 से 96 तक कांग्रेस की सरकार रही। फिर 4 से 14 तक रही। क्या गांधी परिवार के पास कोई घर है? आप जैसे पत्रकारिता करते हैं, कोई ऐसी संपत्ति है जिसे कहा जाए कि ये राहुल गांधी की है, ये सोनिया गांधी का घर है, ये बंगला है, ये महल है? कहीं है? घर नहीं है। आप बताओ। अगर कहीं है, 11 साल से तमाम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो एजेंसियां हैं, उन्होंने क्या किया? कहीं मिला? एक उन पर नेशनल हेराल्ड का केस लगा, जिसे माननीय न्यायालय ने कह दिया कि ये चलने लायक ही नहीं है। चार्ज जो आप लगा रहे हैं, जो आप जांच कर रहे हैं, इस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बातें बहुत सारी हैं। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इस परिवार ने देश आज़ाद कराने में बहुत सेक्रीफाइस किया, और देश की आज़ादी के बाद इसकी एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए भी 2 प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी। ऐसे ही नहीं कोई जो है इंदिरा गांधी या राजीव गांधी बन जाता। तो इन्होंने तो कहीं उंगली भी नहीं कटी आरएसएस के लोगों ने। हम इस मुद्दे को, जो मुद्दा हमारा है वो रुड़की और रुड़की के क्षेत्र पे ही आएंगे। आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सवाल किया, अभी मैं वापस रुड़की पे आ रहा। अब वोट चोरी की बात हो रही थी अभी, नगर निगम में हुई है। हाँ, हमारे पास दस्तावेज हैं। नगर निगम में हुई है। तो इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि अगर नगर निगम में आप वोट चोरी का आरोप लगा रही, आरोप नहीं लगा रहे, हमारे पास प्रूफ है। हमारे जो हमने सवाल किया, मगर जहां कांग्रेस जीत रही वहां पे, जैसा मतलब कि अगर कलियर की बात करें, भगवानपुर की बात करें, झबरेड़ा की बात करें, मंगलोर की बात करें। रुड़की का अध्यक्ष हूँ। मैंने रुड़की में वो लगाई, क्या नाम, सूचना के अधिकार में अच्छा, मांग की, कोई जवाब नहीं दिया। नहीं सर, अभी आप जब मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर जवाब दे रहा था तो आप स्थानीय पे आ गए। अब हम स्थानीय पे आए तो आप कलियर चले गए। कलियर तो ये आपने मंगलौर उपचुनाव देखा, कवरेज किया आपने उसकी? क्या उसमें क्या रोल रहा प्रशासन का? नहीं, वहां तो फिर भी जीत गया आपके कांग्रेस। हम हारे, जीत और हार का सवाल नहीं है। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। जो शपथ लेता है कोई अधिकारी और कोई मंत्री, सांसद, सरकार, वही शपथ लेती है कि मैं जो है बिना भेदभाव के कार्य करूँगा, मैं कानून के, संविधान के परिधि के अनुरूप कार्य करूँगा। क्या आपको दिखाई दिया ऐसा? कौन से इलेक्शन कमीशन की
लॉ है जिसमें 3 बजे पोलिंग बूथ को बंद करने का पुलिस को अधिकार है? आप मुझे दिखाइए। सर मेरा सवाल ये है कि जहां जीतती है कांग्रेस वहां क्या वोट चोरी का मुद्दा नहीं होता क्या? आपकी तैयारी कमजोर है। नहीं तैयारी नहीं, ना। मेरा तो एक सवाल है, जहां कांग्रेस आप डिसाइड करिए वेदर यू वांट टू डिस्कस ऑन नेशनल इश्यूज और लोकल इश्यूज, रुड़की और सराउंडिंग एरियाज। आप डिसाइड करिए ना, हम जवाब देंगे। क्या इलेक्शन कमीशन का रोल वहाँ उचित था बिहार में? नहीं क्या आप मानते हैं उचित था? हाँ या ना में बोलिए आप। ऐसा है, मैं तो ये सवाल जो है जनता के सवाल है, मेरे अपने पर्सनल सवाल नहीं, आप भी जो जवाब दोगे वो भी जनता सुन रही है सवालों के जवाब भी। राम कुमार जी, आप भारत के नागरिक हैं, आप पत्रकार हैं, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। आप बच नहीं सकते कि जनता से जवाब देगी। आपको अपनी बात रखनी चाहिए, निर्भीकता से रखनी चाहिए। सर इसीलिए तो हम आपके पास आए कि आपकी भी बात रखी जानी चाहिए। हम तो रखते हैं। क्या रुड़की में वोट काटे जाना आप उसे उचित मानते हैं? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी उचित नहीं मानते, और वो लोकतंत्र के हित में ही नहीं है वो। नहीं, लोकतंत्र का आधार है चुनाव, मतदान लोकतंत्र का एकमात्र आधार है। उसी से तो प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार बनाएंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि ही जनता के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे एक सवाल और है, जैसा अभी ये वोट चोरी का मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जा रही है आप लोग, कांग्रेस पार्टी पूरी, ऊपर नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी ये हुआ, इसके अलावा भी और भी जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं अगर उनका समाधान हो जाए, वो जनता के काम किए जाए और ये मुद्दा भी साथ साथ चले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस मुद्दे को छोड़ दो, तो क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो अधिकारों की बात है वो विपक्ष भी नहीं उठा रहा और पक्ष भी नहीं उठा रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार भी सब चीज़ हो रही है आज के टाइम में जो कि तो है, मगर जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त इस बात को ले गए, इस बात को ले गए कि विपक्ष भी नहीं उनकी बात उठा रहा। विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा? और उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए, पर्चे लीक हुए, विपक्ष ने आवाज़ उठाई, कोई कार्रवाई हुई? अभी 16.5% जो है बिजली के रेट बढ़ गए। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो नियम है उसमें 1 साल में 1 बार आप बिजली के दाम बढ़ा सकते हैं। पिछले साल 3 बार बढ़े, इस साल दूसरी बार बढ़ गए। 16.5% प्रस्तावना है, शायद 1-2 दिन में स्वीकृत हो जाएगी। 1 जनवरी से लागू करने की बात थी, उसकी शायद 15 दिसंबर से लागू करने की बात थी, उस पर हमने आवाज़ उठाई। सर्किल रेट बढ़े, उस पर हमने आवाज़ उठाई। बेरोजगारों को लेकर रैली हुई, उस पर आवाज़ उठाई। आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाने की बात थी, उस पर आवाज़ उठाई। जो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, रुड़की के प्रत्येक भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम महानगर कांग्रेस कमेटी ने किया है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? नगर निगम में वो बन गई वीडियो, स्टिंग हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, क्या कार्रवाई की? हमने अभी रिसेंटली एक सड़क के क्वालिटी के बारे में कहा, क्या हुआ उसमें? 600-700 रुपये की लाइट 3800 में ख़रीद रहे हैं, जो IIT से अप्रूव हुई, उसको उसके बजाय दूसरी उसमें मिलावट करके जो सप्लाई की गई। क्या हुआ उसमें? 13 लाख का जनरेटर 28 लाख में ख़रीद लिया। कुछ कार्रवाई हुई? एक ऑफिस जिसमें 2, 3, 4 कारें हैं, वो 9,90,000 का प्रति माह डीजल इस्तेमाल कर रहा है। कोई कार्रवाई हो रही है? इतना भ्रष्टाचार आप उजागर कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। सूचना के अधिकार में आ रहा है। अच्छा। और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, एक चैनल ने चलाया। अच्छा, ये सब चीज़ हो रहा, उसके बावजूद भी जनता जो है उस प्रकार से मतलब जुड़ती हुई आपके साथ में क्यों नहीं नजर आ रही? जनता को इलेक्शन से पहले पूरी तरह से उन्हें ध्रुवीकरण किया जा रहा है। और ये धर्म की राजनीति, मैं मानता हूँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी धर्मों की बात होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति होना गलत है, वोट होना भी गलत है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। भाजपा आरोप लगाती है कि आप कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टीकरण करती है। किस चीज़ की तुष्टीकरण है? तुष्टीकरण को आप परिभाषित कीजिए। क्या तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है? कि एक समुदाय की बात करना, सिर्फ वो वोट बैंक के लेने समुदाय की बात करना तुष्टीकरण नहीं है? बिल्कुल। फिर कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति को महत्व ही नहीं दिया।
कांग्रेस में कोई लीडर ऐसा इस्टेब्लिश नहीं हुआ 47 के बाद, कोई सामने नहीं आया जिसने खुलेआम जो है तुष्टीकरण की बात की हो। बीजेपी में सारे हैं। तो उनका जीतने का जो कारण है ये जो हुआ, अगर वो हार जीत मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि जो भी सरकार हो, मैं ऐसा मानता हूँ मोदी जी भी अच्छा प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मोदी जी के पास अच्छी टीम नहीं है, इसीलिए इस सरकार के रिजल्ट नहीं आ रहे। कल आपने मनरेगा को लेकर भी मौन व्रत करके यहाँ पे उसका विरोध करा, उसका नाम जो बदला गया। हम मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा में अभी क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे मतलब एक भ्रष्टाचार देखने को मिला कि लोगों को उन्हें मजदूरी के नाम पे उन्हें मान लो 700-800 रुपये उसकी एक मजदूरी है, और वो जो है मजदूरी उसे 200-300 रुपये दे दीजिए, बाकी अधिकारी अपनी जेब में रख ले। इस तरह की घटना बहुत सारी अगर ज़मीनी स्तर पर जाकर देखें तो वो देखने को मिलती है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा के अंदर हो रहा, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को रोकना। जो शिकायतें आई हैं उन पे प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अगर प्रशासन भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा या कम होगा। तो क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो ये बताता हो कि प्रशासन ने ये कार्रवाई की? अभी सर डाटा तो मेरे पास है, ऐसा भी ये भी नहीं है कि भ्रष्टाचार हो रहा, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार इतनी सफाई से हो रहा नहीं, हमारे पास है। अच्छा। शिकारपुर गांव में अभी जब से ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप हो गया जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा जाने लगा, उससे पहले तो बैंकों में थी नहीं है व्यवस्था। तो एक ऐसे व्यक्ति के नाम का पेमेंट हुआ है जो भारत में है ही नहीं, वो विदेश में नौकरी करता है, जो पात्र ही नहीं है मनरेगा की मजदूरी कार्ड बनवाने के लिए। क्या कार्रवाई हुई उसमें? जो सड़कें बनी नहीं उनके भुगतान हो गए। ऐसे बहुत जगह हैं। अभी नगर निगम में भी हुआ कि एक सड़क वो बिना बने ही उसका भुगतान हो गया। पहले X से Y के घर तक, फिर A से C के घर तक। तो ये भ्रष्टाचार है, लेकिन आपने भ्रष्टाचार पे जो राज्य सरकार है उसने काम क्या किया? ये सीधे सीधे जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। और भारत की जनता का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि ऐसी परिस्थितियों में जब सारी दुनिया में मंदी है, सर्वाधिक टैक्स भारत की जनता दे रही है सिर्फ राष्ट्र प्रेम के कारण। लेकिन सरकार जो है अपने जो दायित्व है उस पर खरी नहीं उतर रही सरकार। अभी आपके पास तो यहाँ लगभग 4-5 विधायक हैं, और एक तरह से जनपद में 6 विधायक हैं पूरे जिले हरिद्वार में 6 विधायक हैं आपके, और यहाँ लगभग 11 सीटें हैं जी हरिद्वार में। तो अब की 27 में आप कितनी सीट जीत पाओगे यहाँ से? हमारी सीटों में बढ़ोतरी होगी। यहाँ 11 में से सिर्फ 3 भाजपा के पास है, एक बसपा के पास है, एक निर्दलीय है। इस बार इन सीटों में बढ़ोतरी होगी। रुड़की की सीट 100% कांग्रेस के खाते में आएगी। और आप भी टिकट मांगोगे भविष्य में? ये नहीं, मैं ये बड़ा भविष्य का सवाल है। अच्छा। और वैसे भी अब जो नया संगठनात्मक डिसीजन है उसमें जो जिलाध्यक्ष हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर लड़ेंगे तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अभी आपको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? नहीं, मेरे पास है ऑलरेडी। अब एक व्यक्ति को एक ही जिम्मेदारी मिलेगी। मैं तो छोटी महानगर अध्यक्ष तो आप काफ़ी दिनों से है, तो अभी हो सकता है चुनाव आपके यहाँ हो लिए या होंगे? 2027 में होंगे। तो आप जिला अध्यक्ष की रेस में हो? मैं तो अभी दोबारा संगठन सृजन अभियान में 11 नवंबर को मुझे राष्ट्रीय हाईकमान ने दोबारा बनाया बाकायदा। उसके लिए ऑब्जर्वर आए, चयन हुआ, चुनाव हुआ। हमारे व्यूवर्स के लिए कोई संदेश? मैं तो रुड़की की जनता के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी रुड़की चाहिए तो आपको सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार को वोट देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में थे बात करने के लिए। कई मुद्दे पर हमने इनसे चर्चा करी। आप क्या समझते हो? आप भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। अब बने रहिए हमारे साथ में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।